तो गाइस एक बात बताओ, इस सेशन में इज देयर एनी स्टूडेंट जिसका मार्च में अटेम्प्ट है, हु इज प्लानिंग टू गिव अटेम्प्ट इन मार्च? ओके, तो अर्पण इफ यू आर प्लानिंग टू अटेम्प्ट इन मार्च ना, तो अभी तुम्हारा जो टारगेट्स होंगे दैट आई अपडेट इन द शीट, क्योंकि ये जो सेशन है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स जिनका अभी दिसंबर में एग्जाम है। यू कैन स्टिल बी अ पार्ट ऑफ इट, बट यहाँ पे मेरा जो प्राइम फोकस रहेगा दैट विल बी फॉर द स्टूडेंट्स जिनका दिसंबर अटेम्प्ट है। अभी तुम्हारे जो टारगेट्स होंगे वो मैं शीट में अपडेट कर दूंगा, बट यू कैन स्टिल बी अ पार्ट ऑफ इट। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि रिवीजन वगैरह हमें कैसे करनी है, क्या चीजें हैं सारी। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है अक्सर कोई बात नहीं, जो जो मार्च के टाइम के स्टूडेंट्स हैं दे कैन स्टिल बी अ पार्ट ऑफ दिस मीटिंग एंड दे कैन सी हाउ जो लास्ट 2 वीक्स प्लानिंग हमारी होती है वो प्लानिंग कैसे होती है। यू कैन स्टिल बी अ पार्ट ऑफ इट, डोंट वरी। बट ये है कि इस क्लास में मैं तुम्हारे पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा जैसे मैं नॉर्मली डिस्कशन क्लास में करता हूँ। तुम्हारा जो भी होगा मैं जो वीकली प्लानर है उसमें अपडेट कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारा जो मेन सेशन है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 15th ऑफ दिसंबर एंड उसके बाद से तुम्हारा जो भी नेक्स्ट टारगेट्स वगैरह हैं वो साथ साथ अपडेट होंगे। चलो, पहले आई वुड वांट यू ऑल टू टेल मी, जो दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं, किस डेट को तुम्हारा एग्जाम है? व्हेन इज योर एग्जाम डेट? The 5th December. 5th ऑफ 5 दिसंबर, एब्सोल्युटली राइट। सबको ये डेट पता होनी चाहिए, सबको ये डेट पता होनी चाहिए, बिल्कुल। अब देखो गाइस, आई बिलीव दैट अभी हम बात कर रहे हैं आज, दैट इज 16th नवंबर। 16th नवंबर को आई बिलीव दैट ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड दिस सिलेबस। मुझे बताओ, इज देयर एनी स्टूडेंट जिसके 3 से 4 चैप्टर्स अभी पेंडिंग है? इज देयर एनी स्टूडेंट जिसके 3 से 4 चैप्टर्स अभी पेंडिंग है? ओके वंशिका, last 4 chapters are left. Okay, any other student? That means there is only one student जिसके 3 से 4 चैप्टर पेंडिंग है, बाकी सबके 1 या 2 चैप्टर्स पेंडिंग है। And most of the students must have completed their entire syllabus. ठीक है, so जिनके गाइस चैप्टर पेंडिंग है उनको मैं पहले एक चीज बता दूं, जो भी चैप्टर्स तुम्हारे पेंडिंग है कोशिश करो दैट बाय ट्यूसडे, लेटेस्ट बाय ट्यूसडे, ट्यूसडे से लेट मत करना, टुडे इज सैटरडे, दैट मींस 17, 18, 19। सो कोशिश करो 19 तक अपना पूरा जो पेंडिंग सिलेबस है वो कंप्लीट करो, पूरा पेंडिंग सिलेबस जो है वो कंप्लीट करो। बाकी जो मैं टाइमलाइन दूंगा वो सेम टाइमलाइन तुम सबके लिए भी फॉलो होगी, जिनके 2-3 चैप्टर्स भी रह गए हैं प्लस जिनका सारा सिलेबस हो गया सबके लिए। तो गाइस हमारा जो एग्जाम है दैट इज ऑन 5th दिसंबर, और आज की जो क्लास है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द इंटायर सेशन, क्योंकि आज की क्लास में हम मेजर अपनी नेक्स्ट प्लानिंग्स करेंगे। और उसी प्लानिंग से अगर तुम चलोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जो सिलेबस है वो तुम्हारा प्रॉपरली रिवाइज हो जाएगा, तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हारे मॉक्स अच्छे हो जाएंगे, उनकी वैल्यूएशन हो जाएगी, और एग्जाम में यू विल परफॉर्म योर बेस्ट, एग्जाम में भी तुम अपना बेस्ट परफॉर्म करोगे। तो ये प्लानिंग सबके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं बात करूं, अगर आज है 16, तो तुम्हारे को बाय 22 नवंबर, अगर मैं बात करूं 22 नवंबर, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट कि 22 नवंबर तक तुम सबको क्या करना है। अब देखो, तुम सबने सिलेबस अपना कर लिया, बहुत सारे चैप्टर्स होंगे तुम्हें याद होंगे, रिसेंटली पढ़े होंगे, बट देयर माइट बी मेनी चैप्टर्स जो शायद तुम्हारे को बिल्कुल भी याद नहीं होंगे, बहुत पहले पढ़े थे। छोटी छोटी चीजें काफी ज्यादा भूल चुके होंगे, छोटे छोटे फॉर्मुलेस भूल चुके होंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भूल चुके होंगे। अब उस चीज को हमें टच करने की जरूरत है। तो सबसे पहला काम तुम सबको जो करना है दैट इज टू रिवाइज दी इंटायर सिलेबस। 16 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक तुम्हारे को सारा सिलेबस जो है वो रिवाइज करने, रिवाइज द इंटायर सिलेबस। कैसे?
वॉच marathon video and learn and revise from notes। कि तुम्हें सबसे पहले मैराथन वीडियोस अब देखनी स्टार्ट करनी है चैप्टर वाइज। देयर आर फ्यू चैप्टर्स जिनकी मैंने मैराथन वीडियोस नहीं बनाई। जैसे एक तो मैंने चैप्टर नंबर 10 की मैराथन वीडियो नहीं है। उसके बाद तुम्हारी चैप्टर नंबर 17 की मैराथन वीडियो नहीं है। तुम्हारी चैप्टर नंबर आई थिंक 19 ईपीएस की मैराथन वीडियो शायद है। सर 19 की नहीं है। 19 की नहीं है, सॉरी 19 की मैराथन वीडियो नहीं है। 18th की वीडियो नहीं है। ठीक है। और 21st की वीडियो नहीं है। तो इन चैप्टर्स की तुम्हारी मैंने मैराथन वीडियोस नहीं बनाई। इसका रीजन ये है क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं ये चैप्टर्स अपने में ही ऐसे हैं कि तुम्हें एक बार हो सकता है इनकी वीडियोस देख के या सीधा सीधा इनके जो तुमने 19 के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, नोट्स इसके हैं बट इसकी मैराथन वीडियोस नहीं है। ठीक है। तो तुम्हें नोट्स में से या प्लस तुमने जो अपनी बुक है उसमें से तुम्हें ये रिवाइज करने पड़ेंगे। तो ये चैप्टर्स तुम्हें एक बार अच्छे से बुक में से रिवाइज करने ही करने पड़ेंगे। ये जो तुम्हारे दिन है 16 टू 22 नवंबर, दीज आर वेरी क्रूशियल डेज क्योंकि मेजर रिवीजन तुम्हारी यहाँ पे होगी। तुम्हें हर रोज ये टारगेट बना लो 2 से 3 चैप्टर रिवाइज करने हैं सो दैट टिल 22 ऑफ नवंबर यू आर एबल टू रिवाइज द इंटायर सिलेबस। मैराथन वीडियोस देखिए, सारे चैप्टर्स, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। कोई बात नहीं अगर 19 की है, कोई बात नहीं, जिसकी है मैराथन वीडियो देख लेना, जिसकी नहीं है उसके तुम नोट्स, अगर नोट्स नहीं है तो बुक में से एक बार कर लेना। तो ये तुम्हें अभी करना है फर्स्ट में। प्लस यहां पे तुम्हें एक और चीज करनी है, दैट इज सॉल्व वन पास्ट ईयर सेक्शन सी क्वेश्चन फ्रॉम एसीसीए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था हाउ टू एक्सेस द सीवी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म और तुम्हें क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने हैं। इस वीक भी तुम्हारे को हर रोज एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जो सेक्शन ए के सेक्शन सी के क्वेश्चंस हैं वो इतने ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम में जो इसका डर होता है ना तुम्हारा कि सेक्शन सी का क्वेश्चन आएगा, पता नहीं कौन से चैप्टर का है, बड़ा है छोटा है, वो डर तुम्हारा अंदर से बिल्कुल निकल जाए। बिल्कुल तुम्हारा डर सेक्शन सी का अंदर से निकल जाए। तो इसीलिए सेक्शन सी के क्वेश्चन यू हैव टू प्रैक्टिस वन क्वेश्चन एवरी डे, चाहे वो कंसोलिडेशन का हो, चाहे इंटरप्रिटेशन, चाहे सिंगल एंटिटी का। और करना पास्ट ईयर वाले, क्योंकि पास्ट ईयर वाले क्वेश्चन सारे वो हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो तुम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उससे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आएगा या बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। सेम लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो काफी सारी डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स तुम्हें वहां पे मिलेंगी, काफी सारी लर्निंग तुम्हारी वहां पे होगी। तो ये तुम्हें सॉल्व करना है और उसके बाद अपने आंसर से थॉरली चेक करना है। डाउट्स वगैरह हो तो मुझसे पूछ सकते हो। मैं पिछले वीक से दो एक वीक से मैं डाउट्स कोशिश कर रहा था सारे सॉल्व करने की। थोड़े बहुत डाउट्स अगर रह गए हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मेरी तबीयत भी खराब चल रही थी, थोड़ा घर में भी काम था, फंक्शंस भी थे, आई वाज ऑक्यूपाइड अ लॉट। स्टिल आई ट्राइड कि मैं डाउट सॉल्व तुम्हारे करूं, बट आई ट्राई कि मैं आपसे और थोड़ा एक्टिव हो जाऊं तुम्हारे डाउट सॉल्व करने में। चैट जीपीटी अगेन आई एम सेइंग जितना मैक्सिमम यूज कर सकते हो वो करो, वो भी तुम्हारी काफी हेल्प करेगा। और ये चीज तुम्हारे को करनी है, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। इसके अलावा अभी तुम्हारे को कोई एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं करने, कोई तुम्हारे को अभी नए नए क्वेश्चंस ट्राई करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हें ये चीज करनी है इन नेक्स्ट 6 to 7 days। इससे तुम्हारा एक बार पूरा सिलेबस, सारे कॉन्सेप्ट, सब कुछ जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे फॉर्मूलेस, सब कुछ यहां से रिवाइज हो जाएंगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा ये चैप्टर तो मैं बिल्कुल भूल गया था या भूल गई थी। जैसे अगर मैं बात करता हूँ हमारी इम्पेयरमेंट, तो इम्पेयरमेंट चैप्टर के ये कॉन्सेप्ट, ओहो ये तो मेरे माइंड से निकल गए थे। अच्छा रेवेन्यू वाले के अंदर हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट, अच्छा फाइनेंशियल जो हम उसको वो मानते हैं, फाइनेंशियल एग्रीमेंट मानते हैं रादर देन हमारा लीज, तो वो सारी चीजें तुम्हारे को उधर से क्लियर होंगी। तो सारी जब तुम रिवीजन कर लोगे यू विल बी हैप्पी सिटिंग के हाँ मेरा पूरा सिलेबस रिवाइज हो गया है, कॉन्फिडेंस यहां से तुम्हारा थोड़ा सा बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ अब मेरा सिलेबस सारा हो। अब 22 नवंबर से तुम्हारे को 26 नवंबर तक क्या करना है।
ये है तुम्हारा सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में सारी रिवीजन होगी और सेक्शन सी के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दैट मींस इस फेज तक यू आर डन विद मोस्ट ऑफ सेक्शन सी क्वेश्चंस। प्रैक्टिस हो चुकी है, कॉन्फिडेंस आ चुका है सेक्शन सी क्वेश्चन से कि हाँ, अगर सेक्शन सी का क्वेश्चन आ जाए तो 60-70% तो हम यहाँ पे सॉल्व कर ही लेंगे। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड फेज आता है, दैट इज 22 से लेके 26 तक। यहां तुम्हारे को करने हैं सॉल्व ऑल ACCA स्टडी हब प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब वहां पे दो चीजें हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं और क्विजेस भी हैं। तो यहां से बेसिकली तुम्हारा कवर होगा सेक्शन ए एंड बी। जहां से तुम्हारा कवर होगा स्टडी हब से सेक्शन ए एंड बी। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है वहां पे, क्विजेस भी हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो काफी सारे स्टूडेंट थे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ साथ करते आ रहे थे, तो तुम सीधा सीधा क्विजेस कर सकते हो। हर चैप्टर के साथ क्विज वहां पे दिए हुए हैं। या फिर अगर तुमने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करे तो क्विज मत करना, तुम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करना। ए वाले तो तुम्हें सारे करने हैं, बी वाले तुम 50% कर सकते हो। तो सेक्शन ए के तुम्हारे को 100% करने हैं और सेक्शन बी तुम 50% कर सकते हो। बी मैंने कम क्यों बोला है, क्योंकि बी इनडायरेक्टली ए और सी में से ही बनता है। ए और सी का ही पार्ट है। ए में, सी में तुम्हारे को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ए के अंदर वाले छोटे छोटे पार्ट के वहां पे क्वेश्चंस बने होते हैं। तो सेक्शन ए के तुम्हारे को पूरे अटेम्प्ट करने, बी के यू कैन अटेम्प्ट 50% ऑफ दी क्वेश्चंस। ये तुम्हारे को करना है 22 से 26 तक। अगर तुम्हारे को लग रहा है कि कोई एक आधा चैप्टर है यहां पे, इफ यू फील अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट एनी टॉपिक या चैप्टर। अब जैसे एक चैप्टर है तुम्हारा डेफर टैक्स। डेफर टैक्स की मैंने एक वीडियो बनानी है, एक मैं बहुत ही छोटी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, एक छोटे फॉर्मूले वाली। वैसे जब तुम मैराथन वीडियोस देखोगे, मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताया था, अगर तुम डेफर टैक्स की मैराथन वीडियोस देखोगे, तुम्हारे जो बच्चों को डाउट्स आ रहे थे मैराथन वीडियो से वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। वो जो एक फॉर्मेट का होता है कि नॉर्मल हमारा करंट टैक्स लायबिलिटी, उसके बाद टैक्स पेड, ये सब, फिर डेफर टैक्स, वो तुम्हारा वहां से तुम्हारे को 90% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ दो तीन एग्जाम के क्वेश्चन मैंने गलत करे हुए थे। मैंने रीवैल्यूएशन वाला जो डेफर्ड टैक्स था वो मैंने इंक्लूड करा हुआ था। जब भी किसी स्टूडेंट को डाउट था वो मैंने बता दिया कि मैंने 15.8 आंसर उसका करा हुआ था, जबकि 16 पॉइंट समथिंग आंसर था, 16 पॉइंट आई थिंक 7 आंसर था। तो वो मेरी एक गलती थी, वो मैंने सबको बता दिया था। तो वो सारी चीजें तुम्हारी मैराथन वीडियो से कवर हो जाएंगी। अगर तुम्हें किसी चैप्टर में लग रहा है कि तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो किसी टॉपिक को, किसी चैप्टर को लेके, देन रिवाइज दी entire chapter from normal video and solve, watch exam kit सॉल्विंग वीडियो। अगर किसी भी चैप्टर को देख के तुम्हें लगता है कि यार यहाँ ना मुझे थोड़ा सा डाइसी है, मेरे को अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस चैप्टर में, क्वेश्चन स्टडी हब के काफी गलत हो रहे हैं, तो वो चैप्टर तुम्हें एक बार पूरा देखना पड़ेगा, नॉर्मल वीडियो की, नॉट मैराथन, नॉर्मल वीडियो देखनी पड़ेगी, ताकि बेस से तुम्हारा वो जो चैप्टर है स्टार्ट हो जाए। और वो देखने के बाद तुम चाहो तो सीधा एग्जाम की वीडियो देख सकते हो। अगर तुम्हें लगता है सॉल्व करनी है तो चाहे सॉल्व भी कर सकते हो, एक बार तो वैसे करी हुई है तो आंसर्स तुम्हारे को थोड़े बहुत तो वैसे ही याद होंगे। देखोगे तो ये समझ आ जाएगा आंसर्स करने कैसे। तो ये चीज तुम्हारे को करनी है फ्रॉम 22 टू 26 नवंबर। तो अगर तुम अपने आप को देखोगे 26 नवंबर में एट व्हाट पेज यू आर, तुम्हारा पूरा सिलेबस रिवाइज हो चुका है, सेक्शन सी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो चुके हैं तुम्हारे 6 क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस ऐसे तुमने अभी भी प्रैक्टिस करे थे, मैंने बताए थे। अभी रिसेंटली मैंने लॉरियल का एक क्वेश्चन जो था वो मैंने शेयर किया था ग्रुप में, बिकॉज रिकॉर्डेड बैच में देयर वाज अ स्टूडेंट, उसमें उसने बोला था कि इसके आंसर्स काफी गलत है बीबीपी में। एंड उस क्वेश्चन में दो सब्सिडरी एक एसोसिएट था, तो बच्चा वैसे ही देख के डर जाए कि दो सब्सिडरी है एक एसोसिएट है, ये तो खतरनाक क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे होगा। मैंने तभी उसका सॉल्यूशन भेजा था ताकि तुम्हें समझ आ जाए इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। और मैंने एक्सेल फाइल इसलिए दी थी सो यू कैन इजीली लिंक मैंने कहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ पे आके तुम्हारा पूरा सिलेबस रिवाइज हो चुका है।
सारे क्वेश्चंस तुम्हारे हो चुके हैं सेक्शन सी वाले, और यहां से तुमने स्टडी हब के क्वेश्चंस अपने सारे प्रैक्टिस कर लिए। सो नाउ ऑन दिस डेट काफी हद तक यू आर प्रिपेयर्ड कि तुम अपना एग्जाम दे सकते हो। तो 26 से 28 तक तुम क्या करोगे? अब 26 से 28 नवंबर तक अब तुम क्या करोगे? दैट इज योर थर्ड फेज। सो 3, ट्राई सॉल्विंग 2 BPP mocks and सेल्फ इवैल्यूएट। तुम्हें 26 से लेकर 28 तक 2 पीपीपी के मॉक सॉल्व करने हैं, कंप्यूटर पे ही सॉल्व करने हैं, और वो सॉल्व करने के बाद जो सेक्शन ए और बी वाले हैं वो तो तुम वहीं पे आंसर्स दोगे। सेक्शन सी वाले क्वेश्चंस तुम चाहो तो अलग से वर्ड फाइल बना के या अलग से एक्सेल बना के उसको स्टोर कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा जो बीपीपी में सेक्शन सी का सॉल्विंग है वो इतना एप्ट नहीं है। तुम वहां पे जाओगे, लॉन सीबी में जाओगे, फिर वो आंसर लिखोगे तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो डोंट गो फॉर दैट। क्वेश्चन वहां से देखो, जैसे मैं स्प्लिट स्क्रीन करता हूं वैसे स्प्लिट स्क्रीन करके एक साइड पे अपना आंसर दे देना, एक साइड पे क्वेश्चन रखना, एंड देन चेक। तो ये तुम्हारे को करने हैं सेल्फ इवैल्यूएट। यहां से तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे को मॉक्स में क्या कमियां आ रही है, तुम्हारे को मॉक्स कितनी जल्दी तुम कर पा रहे हो, कितना टाइम तुम्हारे को मॉक्स में लग रहा है। और यहां से यू विल बी एबल टू एनालाइज कि तुम्हें ए करना है, बी करना है, सी करना है पहले, या सी बी ए करना है, कि पहले ए अटेम्प्ट करो फिर बी फिर सी, या सी फिर बी फिर ए। प्लस इससे तुम्हारी थोड़ी सी टाइमिंग बन जाएगी। टाइमिंग कैसे? कि फर्स्ट मॉक तुम करोगे शायद 3 घंटे में पूरा ना हो, सबसे बड़ी बात टाइपिंग स्लो हो जाएगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी टाइपिंग स्लो है, तुमने फर्स्ट में ही कमी करी। तो दूसरा तुम मॉक करोगे और वहां पे उस कमी पे वर्क करोगे, सो दैट तुम अपने एंड पे प्रिपेयर हो जाओ कि हाँ मेरी तरफ से एक मॉक प्रैक्टिस हो चुकी है, कि अगर जो मैं फाइनल इवैल्यूएशन के लिए मॉक जो मैंने सर को देना है वो मेरा 100% हो। ऐसा ना हो कि तुम मेरे को जो मॉक इवैल्यूएशन करने के लिए दोगे जो मैं आगे दूंगा, तुमने ऐसी जल्दबाजी में करा कि चलो देखते हैं कितने मार्क्स आएंगे, वो बात नहीं बनेगी। एसीसीए का लेवल अब बढ़ चुका है। तो यहाँ पे तुम्हें 2 मॉक करने हैं, सेल्फ इवैल्यूएट मॉक करने हैं, और जो भी तुम्हारी कमियां हैं उस पर तुम्हें वर्क करना है इन 3 दिनों में, 26 से लेकर 28 तक। तो यहां तुम्हारी मॉक प्रैक्टिस होगी। उसके बाद टिल 30th तुम्हें क्या करना है? दैट इज योर फोर्थ स्टेप। 30th नवंबर। सो फोर्थ इज, मैं एक बार देखूं इसके बीच में क्या डेट आएगी। 30th नवंबर को तुम्हारा सैटरडे ही है। हाँ ठीक है, 30th को तुम्हारा सैटरडे ही है। ठीक है, तो इस डेट को तुम्हें क्या करना है? फोर्थ पे वॉच प्री मॉक दिसंबर 2024 वीडियो एंड join my examiner report डिस्कशन वीडियो। प्री मॉक दिसंबर वाला तुम खुद मत ट्राई करना, क्योंकि एक ही मॉक है जो एसीसी का आया हुआ है। तुम खुद उसमें गलतियां करोगे फिर प्रॉब्लम आएगी, इससे बेटर है वो तुम मॉक यहां कर चुके हो। इसकी मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, प्री मॉक की पूरी प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो एक बार पूरी देख लेना 3 आवर्स वाली, कि तुम्हें समझ आ जाएगा कि पूरा हमें 3 आवर का पेपर कैसे मैनेज करना है। और प्लस में दिसंबर के साथ तुम्हारा जो सितंबर था और जून था उनकी प्री मॉक वीडियो भी तुम्हारे लिए अवेलेबल करा दूंगा। तो इन 3 दिनों में तुम्हें प्री मॉक की वीडियो सॉल्विंग ही मेरी देखनी है, कि मैंने कैसे क्वेश्चन समझा हुआ है, कैसे उनको सॉल्व करा हुआ है। तो वॉच प्री मॉक दिसंबर सितंबर जून वीडियो। दिसंबर की भी मैंने बनाई नहीं है, वो मैं नेक्स्ट वीक बनाऊंगा, ये देखनी है। और 30th को मैं एक एग्जामिनर रिपोर्ट डिस्कशन करूंगा क्लास। उस क्लास में मैं तुम सबके साथ ये डिस्कस करूंगा कि एग्जामिन जो पिछली बार एग्जाम आया था सितंबर में, उसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रॉन्ग करे थे। एसीसीए नेवर रिवील सेक्शन ए और बी क्वेश्चंस, लेकिन जो क्वेश्चंस 50% से ज्यादा गलत होते हैं एसीसीए एग्जामिनर रिपोर्ट में वो सारे देता है। और वो बताते हैं वहां पे कि स्टूडेंट ने, हमने क्वेश्चन इस थॉट प्रोसेस से बनाया था, ये टेस्ट करने के लिए बच्चों ने इसको इस तरह से एनालाइज किया और इस तरह से बच्चों ने आंसर्स दिए। तो वहां से तुम्हारे को और थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि एसीसीए के क्वेश्चन बनाने का थॉट प्रोसेस क्या होता है। एंड आई एम टेलिंग यू, इस डेट को व्हेन यू विल डू दैट,
डिस्कशन क्लास के जो क्वेश्चंस तुम सॉल्व करोगे पिछली बार वाले, आई एम गारंटिंग यू 80 to 90% आंसर्स तुम वैसे ही सही कर दोगे। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बूस्ट हो जाएगा कि जो पिछली बार 50% ज्यादा बच्चों ने गलत करे थे वो हमने सारे सही कर दिए। तो ये हम करेंगे टिल 30th ऑफ नवंबर। सो 30th ऑफ नवंबर तक तुम्हारा प्री मॉक की प्रैक्टिस होगी, मॉक की प्रैक्टिस होगी। अब उसके बाद आता है हमारा डेट, दैट इज 2 दिसंबर। अब 30th नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक तुम क्या करोगे, दैट इज योर 5th स्टेप। ये बिल्कुल अचीवेबल टारगेट्स हैं, इसमें मैंने कुछ भी तुम्हारे को एक्स्ट्रा अचीवेबल नहीं दिया कि बहुत ओवर है, कुछ ओवर नहीं है। तुम देखो 3 दिन में 1 मॉक करना है कर सकते हो, और 2 मॉक करने हैं कर सकते हो। 22 से 26 5 डेज हैं स्टडी अप के क्वेश्चंस करने हैं, हर रोज के 4 चैप्टर भी करो, 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन होते हैं। यू कैन इजिली 4 to 5 आवर्स में तुम करके सारा मैनेज कर सकते हो। दीज आर एक्चुअली प्रॉपर अचीवेबल टारगेट्स, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा 5th स्टेप होगा, दैट इज 30th नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक। 30th नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक, इसमें तुम्हारे को क्या करना है, डू 2 मॉक्स फ्रॉम CBE practice platform, give me your लॉगिन क्रेडेंशियल्स। उसके लिए आई मेक अ फॉर्म, वो मैं फॉर्म सबके साथ शेयर करूंगा। उस फॉर्म में तुम मेरे को अपना ACCA का लॉगिन क्रेडेंशियल देना, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों के साथ शेयर होगा, वो एक फॉर्म होगा, वो उसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास ही होगा। तो तुम वहां पे लिखोगे तुमने कौन सा मॉक की है और अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स दोगे। आई विल चेक एंड अलॉट दी मार्क्स। मैं तुम्हारे ही प्लेटफॉर्म पे जाके तुम्हारे को अलॉट कर दूंगा कि तुम्हारे कितने मार्क्स हैं। एंड इससे पहले जो हमारी डिस्कशन क्लास होगी, इसी दिन मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे पूरा, और तुम्हारा पेपर मैं चेक करके मार्किंग कैसे दूंगा, एंड हाउ यू कैन चेक कि मैंने कौन से क्वेश्चन को कितने मार्क्स दिए, वो मैं तुम्हारे को उस टाइम पे बता दूंगा। यहां पे राइट ऑल्सो डिस्कस अबाउट इवैल्यूएशन ऑफ मॉक। अगर मैं भूल गया तो वैसे मुझे याद दिला देना, मैं भूलता नहीं। कि इवैल्यूएशन ऑफ मॉक कैसे मैं करूंगा तुम्हें बताऊंगा। कि तुमने अपना मॉक मेरे को भेजा, 1 दिन का वेट करना, मैं मॉक चेक करके तुम्हारे को ग्रुप में मैसेज कर दूंगा कि इन स्टूडेंट्स की मैंने मॉक इवैल्यूएट कर दिए। तुम नॉर्मल अपना ACC में लॉगिन करना, वहां जाके ऊपर जब तुम CBE प्लेटफॉर्म पे जाओगे, रिजल्ट्स आता है, वहीं पे आ जाएगा तुम्हारे मॉक में इतने मार्क्स हैं। रिव्यू पे क्लिक करना, तुम्हारे को पूरा पता चल जाएगा कि किस किस क्वेश्चन में तुम्हारे कितने मार्क्स थे, क्या गलतियां थी, सेक्शन C के क्वेश्चन में तुमने क्या गलती करी है, कौन सा पॉइंट गलत है, वो सारा मैं तुम्हारे को वहां करके बता दूं। So that means by 2nd of December you are done with everything that you can. तुमने रिवीजन कर ली, तुमने स्टडी अप के क्वेश्चंस कर लिए, तुमने खुद 2 मॉक प्रैक्टिस कर लिए, तुमने पास्ट के जो मॉक्स हैं उनकी, पास्ट के जो एग्जाम्स हैं उनकी वीडियो देख ली, एग्जामिनर रिपोर्ट डिस्कस कर लिए, और अपने भी मॉक्स तुमने कर लिए। एंड ये सब करने के लिए तुम्हें हर रोज का कितना टाइम देना है, 4 to 5 आवर्स, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, इसी में तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुम 4 to 5 आवर्स भी इफेक्टिव दे दो, दैट इज मोर देन इनफ। अभी के लिए ज्यादा दे दोगे तो और अच्छा। तो 2 दिसंबर तक यू आर डन विद एवरीथिंग। अब आता है हमारा लास्ट फेज, दैट इज 6th फेज। मैं इसको हाईलाइट करता हूं, 1 2 3 4 5 6। सो 1 2 3 4 5। अब आता है हमारा 6th फेज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फेज हमारा, एग्जाम से 3 दिन पहले। अब 6th को तुम सबको क्या करना, तुम्हें 3rd से लेके 6th तक क्या करना है। 6th को तो एग्जाम ही है तुम्हारा, सॉरी 5th को तो एग्जाम ही है। तो 2nd 3rd 4th, इन 3 दिन तुम सबको क्या करना है, डोंट डू एनी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुम्हें कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है इन 3 दिनों में, लास्ट के डेज में नहीं करने। कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी, कोई स्टडी अप के क्वेश्चन नहीं, कोई एग्जाम किट के क्वेश्चन, कुछ भी तुम्हें नहीं करना। तुम्हें सिर्फ पहला
watch marathon videos and revise each and everything from notes। तुम्हें मेरी मैराथन वीडियो देखनी है और उसके बाद तुम्हें रिवाइज करना है ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है नोट्स में से हर सारे फॉर्मूले रिवाइज करना। दूसरा, वॉच ऑल एग्जाम किट सॉल्यूशन वीडियोस सेक्शन ए बी एंड सी। तुम्हारे को उस दिन मैराथन वीडियोस देख के सारा सिलेबस रिवाइज करना है, नोट्स में से सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं और सारी एग्जाम किट वीडियोस देखनी है, चाहे सेक्शन ए हो, चाहे सेक्शन बी, चाहे सेक्शन सी। सेक्शन सी के हर चैप्टर की मैंने 3 से 4 5 वीडियोस बनाई हैं, वो वीडियोस तुम्हें पूरी पूरी देखनी है। ये जो लास्ट के 2 दिन होते हैं इस टाइम पे, ये जो हमारे लास्ट के 2-3 वो होते हैं, इस टाइम पे हमारा जो ब्रेन होता है, बहुत डर लग रहा होता है हमें, और जो भी चीज हम पढ़ते हैं वो हमारा ब्रेन कोशिश करता है कि रिटेन कर ले। को बहुत बार ऐसा होता है जब तुमने एग्जाम दिया होता है तो एग्जाम टाइम से पहले क्या होता है, ओ यार ये कल ही पढ़ा था, ओ यार ये तो परसों ही पढ़ा था, ये तो अभी देखा था, एंड दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। तो तुम जब ये बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, ओ सॉरी प्रैक्टिस कर, जब तुम सारी वीडियोस प्रॉपर देख लोगे, मैराथन वीडियोस देख लोगे, सारे एग्जाम किट सॉल्यूशंस वीडियोस देख लोगे, तो यू विल हैव एन आइडिया के क्वेश्चन तुम्हें कैसे सॉल्व करना है। तो एग्जाम डे पे तुम्हें सारी चीजें रिटेन रहेगी और जब तुम एग्जाम दोगे, क्वेश्चन आएगा, तुम्हें पता होगा कि क्या स्टेप्स है जिस तरीके से तुम्हें उसका आंसर निकालना है, क्योंकि तुमने अभी 1-2 दिन पहले सारी एग्जाम किट वीडियोस देखी। उन लास्ट के 3 दिनों में तुम्हें सिर्फ ये करना है, कोई नया क्वेश्चन मत उठाना कहीं से भी कि हाँ मेरे को कहीं से क्वेश्चन बैंक आया है वो प्रैक्टिस कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हें ये रिवीजन करनी है एंड दैट्स इट, इसके अलावा कुछ करना नहीं है, एंड यू विल सी कि एग्जाम डेट पे यू विल परफॉर्म योर बेस्ट। So these are your targets from now onwards till your exam date। बाकी मैंने ऑफ कोर्स हमारी वीकेंड पे क्लासेस तो होंगी ही, वो मैंने हर क्लास में अलग प्लानिंग करनी है, वो मैं तुम्हें क्लास से पहले बताऊंगा कि उस क्लास में हम क्या करेंगे। So these are your planning till your exam date। If any student has any doubt, please मुझसे पूछो guys, या कुछ भी किसी ने मुझसे कुछ डिस्कस करना है, you can raise your hand because there might be a lot of students, वो फिर एक साथ बोलेंगे। सर Yes पारुल। सर मेरा पीएम का भी पेपर है एफआर के साथ और कोई गैप नहीं है दोनों पेपर में, थोड़ा सा आप मुझे उस हिसाब से बता सकते हो प्लान। Okay guys, just give me one small second, just one small second।
यस गाइस, आई एम रियली सॉरी एक्चुअली थोड़ा सा मेरी डॉटर उसकी तबीयत खराब है। आजकल नॉर्थ में काफी इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे बीमारियों के, तो इस वजह से। ओके, तो आई थिंक पहले एक बार देखते हैं सर ज्वाला। सर व्हाट शुड बी द टाइम मैनेजमेंट ऑफ एबीसी सेक्शन क्वेश्चन। देखो ज्वाला, वैसे तो अभी तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करने का फायदा नहीं है, रीजन बीइंग बिकॉज अभी तो तुम रिवीजन करोगी, प्रैक्टिस करोगी, यहाँ पे जाके उसकी डिस्कशन होगी। बट मैं फिर भी अगर तुम्हें एक बार बता दूं, देखो वी हैव 3 सेक्शंस। सेक्शन ए जिसमें तुम्हारे को 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स। सेक्शन बी अगेन 15 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। एंड सेक्शन सी जो तुम्हारा 2 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स। मैं जनरली स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि तुम एबीसी मेथड ही फॉलो करो। एक रूल याद रखना, पर मार्क यू हैव 1.8 मिनट। पर मार्क यू हैव 1.8 मिनट। दैट मीन्स जो सेक्शन ए का एक क्वेश्चन है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क का क्वेश्चन, तो 2 into 1.8, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेट 4 मिनट्स पर क्वेश्चन। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। कई क्वेश्चन हम 4 मिनट्स में भी कर लेते हैं, कई क्वेश्चन को करने में 10 मिनट लग जाते हैं, कई क्वेश्चन 1 मिनट में भी हो जाता है, कई क्वेश्चन आधे मिनट में भी हो जाता है, जो सिंपल प्लेन थ्योरी का क्वेश्चन होता है, ट्रू फॉल्स वगैरह। तो अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं कर सकते। बट अगर मैं बात करूं, ये जो तुम्हारा 30 मिनट्स है, ये तुम्हारा हो जाना चाहिए अप्रोक्सीमेट 50 मिनट्स में। अप्रोक्सीमेट 50 मिनट्स में, और एबल टू कंप्लीट सेक्शन ए। सेक्शन बी जनरली जल्दी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम केस एक बारी में पढ़ते हैं, तो हमारे 5 क्वेश्चन जल्दी निकल जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन को करने में टेक्निकली हम 10 मिनट मानते हैं, बट ये जल्दी हो जाता है। तो तुम ये कह सकते हो ये तुम्हारा 40 मिनट्स में हो जाना चाहिए सेक्शन बी वाला पार्ट। और जो तुम्हारा सेक्शन सी वाला है, पर क्वेश्चन यू विल टेक अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 मिनट्स। तो 50 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40, ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेट 170 मिनट्स बनता है। 3 घंटे का तुम्हारा पेपर है। तो तुम्हारे को 35 टू 40 मिनट्स अप्रोक्सीमेट अपने सेक्शन सी में लगाने। तो इससे क्या होता है, व्हेन यू स्टार्ट द पेपर, तुमने सेक्शन ए का एक क्वेश्चन करा, उसमें तुम्हें 5 मिनट लग गए और तुम्हें लग रहा है कि अभी भी आंसर नहीं आया, यू आर लॉस्ट, लीव दैट क्वेश्चन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से हमें चलना है, लेकिन टाइम अच्छे से लगाना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दो। ये चीज तुम्हारे को करनी है, और उन सबको एक बार फ्लैग करना होता है हमें, उन सबको हमें फ्लैग करना होता है। फिर जब तुम्हारा सारा पेपर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 10 मिनट बचेंगे, जो जो फ्लैग करे उसको देख लो। अगर तुम्हें आंसर आता है, थोड़ा बहुत कहीं से बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें रैंडम आंसर दे देना। उमर, अभी 1 आवर फॉर सेक्शन सी क्वेश्चन। देखो उमर, अभी लगेगा टाइम, अभी डेफिनेटली 1 आवर लगेगा, नो वन कैन स्टॉप दैट। बट जब तुम और प्रैक्टिस करोगे, जब तुम पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे, तो तुम्हारी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। अभी तो तुमने जनरल क्वेश्चंस करा, मैंने बोला था कि अभी टाइम पे ज्यादा मैनेज मत करना, अभी तुम्हें सही आंसर निकालना। अभी तुम्हारे को एक्यूरेसी देखनी है कि सही आंसर निकले, सारी एडजस्टमेंट सही हो। अब वो टाइम तुम्हारा होगा जो ये रिवीजन है, ये चीज में तुम्हें कोशिश करनी है कि थोड़ा टाइमली सारी चीजें मैनेज हो जाए। यस तान्या। आई हैड अ फ्यू डाउट्स, लाइक इन इम्पेयरमेंट जब हमें पीएनएल में क्या बैलेंस आएगा और ओसीआई में। इंपेयरमेंट में पीएनएल में क्या बैलेंस आएगा और ओसीआई में क्या बैलेंस आएगा? सो ये जैसे कुछ स्टडी अप के 2 क्वेश्चंस थे, उसमें मैं थोड़ी अटक रही थी ज्यादा। देखो उसका लॉजिक बेसिकली क्या होता है, अगर हमारा कोई एसेट है, उस एसेट को पहले हमने, जैसे उस एसेट की ये कैरिंग अमाउंट है, हमने उसको पहले कभी रीवैल्यू किया था। तो रीवैल्यू किया था मतलब हमारे पास ओसीआई में रीवैल्यूएशन सरप्लस बचा होगा। यस। अब अगर हमने उसको इंपेयर करा है, तो अगर हमने इतना इंपेयर कर दिया, तो इस वैल्यू तक तो हम अपने ओसीआई में से इसको रिड्यूस करेंगे, और जो हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस खत्म होने के बाद जो बैलेंस होगा, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस जाएगा। तो दिस इज द अल्टीमेट क्रक्स, कि जब भी हमारा कोई एसेट रीवैल्यू अपवर्ड होता है और बाद में उस पे हमारे को बोला जाता है कि इंपेयरमेंट हो रही है, तो जितना हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस है वो रीवैल्यूएशन से एडजस्ट करेंगे, बाकी बचा हुआ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है सर, ओके।
Okay, I think Parul was asking something. Yes, Parul? सर वही पीएम और एफआर का थोड़ा मेरा बहुत हेक्टिक हो रहा है, मतलब चल मेरी तैयारी दोनों सब्जेक्ट में हो पा रही है, बट वही है कि एक तो 2 पेपर ले लिया, प्रेशर बहुत ज़्यादा है और दोनों ही रीअटेम्प्ट है, मतलब सो कंसीडरिंग दैट मुझे आपसे थोड़ा प्लानिंग, थोड़ा एडिटेड प्लानिंग चाहिए। तुम पारुल फिर मेरे से कल एक बार हम बात करते हैं, क्योंकि अभी मैं बाकी सारे स्टूडेंट्स को इट वुड बी एप्ट फॉर देम, तो जी, कल अप्रोक्सीमेट 11-12 ओ क्लॉक मुझे कॉल करना, तो ठीक उस है टाइम पे सर। वी विल डिस्कस। सर एक चीज़ और पूछनी है, जैसे कि अभी मैं पास के पेपर्स प्रैक्टिस वो प्लेटफॉर्म वाला आपने बोला था ना, सीबी करना है, हाँ स्टार्ट कर देना है, तो वो मैंने कर दिया है स्टार्ट, तो वो जो बीपीपी में क्वेश्चंस है और सीवी में है वो काफ़ी सिमिलर लाइक सेम ही है लेटेस्ट हाँ, पेपर्स। क्योंकि डेट वो सेम ही क्वेश्चन होंगे बिल्कुल। तो आपने कहा था कि मॉक देना होगा इवैल्यूएशन के लिए, तो मॉक आपका पर्सनल मॉक होगा वो या फिर वही वही मॉक देना है सीवी प्लेटफॉर्म वाला? सीबी प्लेटफॉर्म पे मॉक्स भी हैं जो हर अटेम्प्ट में अपडेट होते हैं, ओके, तो वो मॉक तुम्हें कर। ठीक है सर। ओके, उमर आई थिंक यू वर आस्किंग समथिंग, तुमने आंसर किया था। यस सर, ये जो इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो रेशोज है वो तो कैलकुलेट होते हैं इजीली, मगर वो जो नीचे वो बड़ा क्वेश्चन होता है जहाँ पे लिखना होता है कि एग्जामिन करना होता है, हाँ वहाँ पे जो उनकी खुद की लैंग्वेज होती है वो तो बहुत ज्यादा मतलब टेक्निकल टफ होते होती हैं, है। हाँ टफ बिल्कुल। होती है। मेरा जो होता है वो फॉर एग्जाम्पल 75% मैचिंग होता है, लेकिन जो वहाँ पे रिकमेंडेड होता है वो तो फिर वहाँ पे मार्क्स कटेंगे उसके फिर। नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जो आंसर है दैट शुड एग्जैक्टली मैच विद व्हाट एसीसीआई इज सेइंग, ऐसा जो उनके आंसर्स है ऐसा नहीं है। बेसिकली पॉइंटर्स हैं कि तुम्हारे जो आंसर्स हैं, जो पॉइंट्स एसीसीए ने, जो पॉइंटर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी एक रेशो है, जस्ट एन एग्जांपल, जैसे करंट रेशो जो है वो फॉल हुई है, तो जब तुम्हारी करंट रेशो फॉल होगी तो तुम्हारे को उसकी जो एक्सप्लेनेशन है कि तुम्हारी करंट रेशो क्यों फॉल हो रही है, बुक में इस चीज के 4 से 5 पॉइंट्स होते हैं कि ये भी इसका रीजन हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। यू डोंट नीड टू गिव ऑल द रीजंस, बट तुम जो भी रीजन दो वो तुम्हारा किसी एक रीजन से मैच होना चाहिए। वर्ड टू वर्ड टैली ना हो चलेगा, लेकिन रीजन मैच होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम कई बार लिख देते हैं कि रेशो हैज फॉलन, रेशो हैज डिक्रीज। इट इज नॉट अ राइट वे। बुक से जब तुम सॉल्यूशन देखोगे वो बताता है कि अर्लियर रेश, हमें थोड़ा सा एक्सपैंड भी करना होता है। अर्लियर हमारी रेशो इतनी थी, अब हमारी रेशो इतनी है, दैट मीन्स देयर इज अ फॉल ऑफ जितने मत परसेंट इन द रेशो, हमारी जो रेशो है उसमें इतने परसेंटेज का फॉल हुआ है, एंड विच इज नॉर्मल से काफी ज्यादा, कि हमारी रेशो 70% से गिर गई। पहले हमारी रेशो लेट से 3:1 थी, अब हमारी जो रेशो है लेट से 1:1 है, तो अप्रोक्सीमेट हमारी 2 से गिर गई, तो अप्रोक्सीमेट 66.6% से हमारी रेशो गिर गई है। तो फिर ये गिरने के बाद द रीजन ऑफ द फॉलन ऑफ द रेशो कुड बी कि उसकी वजह से ऐसा है बिकॉज, या अगर तुम्हें प्रैक्टिकली पता है कि बिकॉज इस सिचुएशन की वजह से हमारा ऐसा हो गया था, बहुत लाइबिलिटीज पे कर दी कंपनी ने, करंट लाइबिलिटी बहुत सारी इस साल पे कर दी, या ऐसे जो भी सिचुएशन थी, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें आंसर लिखना पड़ेगा। एंड उसका जो तरीका होता है दैट इज प्योरली रीडिंग। जितने तुम यहाँ पे हाँ बोलो। यहाँ पे सर श्योरिटी श्योरिटी के साथ लिखना है कि ये यही रीजन है कि कुड भी लिखना है वहाँ पे। वो डिपेंड करता है, अगर तो देखो क्वेश्चन में साफ तुम्हें पता है कि ये रीजन है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में वी कैन सिंपली सी कि हाँ ये रीजन है, तो वहां तो हम रीजन देंगे। जहां पे हमारे पास रीजन नहीं है वहां हम कुड भी लिख सकते हैं कि रीजन कुड भी ये हो सकता है, रीजन कुड भी। जैसे अगर मैं बताऊं करंट रेशो के फॉल होने का रीजन क्या हो सकता है, कि या तो करंट एसेट हमारे गिरे होंगे या करंट हम्म। लायबिलिटी बढ़ी होगी। अगर तुम्हारे को क्लियर पता है कि करंट एसेट कंपनी के पिछले साल से इस साल इतने कम हो गए थे, कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री अपनी काफी कम होल्ड करनी शुरू कर दी, कंपनी बहुत कम इन्वेंट्री होल्ड करती है अब, तो करंट एसेट गिर गए होंगे। कंपनी ने बहुत सारा क्रेडिट परचेज करा है, तो वो तुम्हारे को स्पेसिफिक पता है तो स्पेसिफिक लिखोगे कि द रीजन इज दिस। लेकिन अगर स्पेसिफिक रीजन नहीं पता, देन यू विल राइट द रीजन कुड बी दैट देयर मस्ट बी अ फॉल इन करंट एसेट, लाइक इन ऑल द एसेट देयर इज अ फॉल इन द करंट एसेट, तब तुम ये चीज कुड भी लिखोगे। ठीक, जो रीजन मुझे मिलेगा वहां पे वो मैं कोट करूंगा, हाँ, ये लिखना। एंड ठीक है। उसके लिए तरीका सिंपल सा ये है, इंटरप्रिटेशन के, रीड एज मच क्वेश्चंस एज यू कैन, एज मच क्वेश्चंस एज यू कैन, जितने रीड कर सकते हो वो तुम्हें रीड करने हैं।
ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन तुम इंटरप्रिटेशन के रीड करोगे उतना ज्यादा तुम्हें आंसर फ्रेमिंग समझ आएगी। और रीडिंग में सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को तुमने वर्ड टू वर्ड एक बार बस ऊपर ऊपर से देख लिया, पॉइंट्स देख लिए, नहीं, लुक एट देयर लैंग्वेज एज वेल। तो अब से तुम चाहो तो कोशिश करो एटलीस्ट वन क्वेश्चन ईच डे फॉर 5 days। कोशिश करो, तुम्हें सॉल्व तो करना ही है रिवीजन के टाइम पे। इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन रीड करो पूरा पूरा, पास्ट ईयर वाला। ये एक छोटा सा क्रक्स होता है कि तुम्हारा देखो जो पेपर आएगा, पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, अगर तुम पास्ट ईयर के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस अच्छे से पढ़ लोगे तो यू कैन मेक श्योर कि हाँ ये चीजें मैंने ऑलरेडी करी हुई है, ये चीजें मुझे याद है, देखी है। तो तुम चाहो तो ये चीज भी अगले 5 दिन में कर सकते हो इफ यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इंटरप्रिटेशन। ठीक है। ठीक है। एंड सर वो कल ACCA उन्होंने वीडियो चढ़ाई थी, वहां पे लिखा था कि वहां पे पेपर में होता है ओन फिगर रूल कुछ, क्या चीज? ओन फिगर रूल OFR। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कुछ रेशो गलत कैलकुलेट किया, हाँ, उसके मार्क्स तो कटेंगे, लेकिन उस रेशो पे जो आपने इंटरप्रेट किया वो उसके मार्क्स मिलेंगे वहां पे। अच्छा, नहीं वो तो फैक्ट है, वो पता है। अगर तुमने रेशो गलत की है लेकिन तुमने इंटरप्रिटेशन सही लिखा है, रीजनिंग सही लिखी है, तो यू विल गेट दी मार्क्स, वो दिक्कत नहीं। मेरे गलत रेशो पे, क्या चीज? मैंने रेशो गलत किया होगा कैलकुलेट, उसके मार्क्स कटेंगे, लेकिन उस गलत रेशो पे मैंने इंटरप्रेट ठीक किया कि मैंने लिखा था कि कुछ गिर गया, फॉर एग्जाम्पल करंट रेशो गिर गया, मैं मगर वो इंक्रीज हुआ था, लेकिन मैंने डिक्रीज पे ही अपना इंटरप्रेट किया, वो उसमें मार्क्स मिलेंगे। नहीं, अगर तो देखो रेशो तुमने, रीजनिंग अगर वो सही दी है तुम्हारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन से मैच कर रही है रीजनिंग, जो रीजनिंग तुमने सोची है, कि अगर मान लो रेशो तुमने बढ़ा दी और उसकी रीजनिंग तुमने जेन्युइन दी है, और और जो उसके इंटरप्रिटेशन भी तुमने अपने अकॉर्डिंग सही करे, वो ठीक है, उन्होंने ACC वालों ने ऐसा वो इंटरप्रिटेशन सोचा ही नहीं था, तुमने कर दिया, तो यू विल गेट दी मार्क्स। लेकिन अगर तुमने रेशो बिल्कुल ही कैलकुलेशन ही गलत कर दी, कि कैपिटल इंप्लॉयड तुमने गलत निकाल दिया, जो ज्यादा था तुमने कम लिख दिया, इसकी वजह से रेशो गलत होगी, और तुमने एक्सप्लेनेशन में भी लिख दिया कि कैपिटल एम्प्लॉयड कम हुई है, तो वो तुम्हें रीजन मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुमने कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक से कैलकुलेट नहीं करी। देन यू विल नॉट गेट द मार्क्स। ठीक है, थैंक यू सर। एनी अदर थिंग एनीवन वांट टू आस्क गाइस? सर यस पारुल। ये ग्रुप्स वाला जो चैप्टर है उसमें आपने कहा था कि सब्सिडी का ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 50% से ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल। पेरेंट वाला जो आपने बताया था। तो अगर ट्रू फॉल्स कह रही हो, अगर MCQs में अगर आ जाता है कुछ भी, बाकी सारे क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, बट वो वाला क्राइटेरिया नहीं है अकॉर्डिंग टू यू जो आपने हमें पढ़ाया है, तो अगर वो भी ऑप्शन आ जाता है तो वो 50% तुम्हें वाला, आंसर नहीं देना। नहीं देना है? नहीं, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। वो एज अ लेमैन हम बना के चलते हैं, बट दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। पर सर ऐसे क्वेश्चन घुमा के आ गया तो लाइक। तो आएगा तो करना पड़ेगा, मैं तभी तो कह रहा हूँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यू हैव टू प्रैक्टिस? प्रैक्टिस तभी तो स्टडी हब वगैरह की मैं करवा रहा हूँ, ताकि जब ऐसे घुमा के क्वेश्चन आए, जो आंसर ACCA ने दिए हुए हैं, और वही क्वेश्चन अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तभी तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी ना। तो आप ये कह रहे हो कि अगर वो आता है ऑप्शन तो वो हमें चूज नहीं करना है, मोटा नहीं मोटा? करना, हाँ बिल्कुल। ठीक है, गॉट इट। चलो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तान्या ने भेजा है। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या निकालना है? मैच द अमाउंट टू इंडिकेट हाउ इम्पेयरमेंट लॉस शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड OCI इन अकॉर्डेंस विद IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। Doddy has a property which is currently stated at a revalued carrying amount of this. तो this is a revalued carrying amount, मतलब पहले हमने एसेट को रीवैल्यू किया था। Due to slump in the prices of the market price, the property is currently only 180. तो 253 पे हमने एसेट को रिकॉर्ड किया था, आज की वैल्यू है 180, तो 253 माइनस 180, तो हमारा एक तरह से देखा जाए तो 73 का हमारा जो है वो है इम्पेयरमेंट लॉस। द हिस्टोरिकल कॉस्ट कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज 207, के पहले जो कैरिंग अमाउंट था प्रॉपर्टी का दैट वाज 207। तो हमारे अकॉर्डिंग कैरिंग अमाउंट इतना था, रीवैल्यूड कैरिंग अमाउंट 253 है, तो दैट मींस 207 माइनस 253, हमारे पास 46 का हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस बचा हुआ है। एसेट की वैल्यू गिरी है 73 से, तो 46 से हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस कम हो जाएगा, जो जाता है OCI में, और जो रिमेनिंग है
46 माइनस 73, 27 हमारा चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है तान्या ये अब? यस सर, यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? मैच द अमाउंट्स टू रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ओके, तो यहाँ पे है in 2013 Angry revalued a 360 at 360 a plot of land which has purchased, this is plot of land मतलब इसके ऊपर depreciation नहीं लगती, which has been purchased for 3 lakh and recognize the revaluation gain of 60,000. Perfect. In 2014 Angry revalued to 130 a second plot of land which has been purchased for 1 lakh in 2012. अब ये भी लैंड है तो इस पे भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, एंड इतना इसने रिवैल्यूएशन सरप्लस बना दिया। In 2015 Angry wishes to write down the carrying amount of the first plot of land from 360 to 260, that means वो 1 लाख से हमारे एसेट की वैल्यू कम करना चाह रहा है because of impairment loss in the market prices. There have been no other movement in the revaluation surplus. अब हम देखें revaluation surplus हमारे पास 60,000 बना हुआ है प्लॉट नंबर 1 के लिए, इतना revaluation surplus हमारे पास बचा हुआ है। हमने यस सर। 1 लाख से एसेट की वैल्यू कम करी है, तो 1 लाख में से 60,000 तो सारा का सारा हमारा ओसीआई में चला जाएगा क्योंकि इतना रिवैल्यूएशन सरप्लस बचा हुआ है। 40,000 चला जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा लॉस जाएगा 40,000 और ओसीआई कम होगा 60,000। तो बेसिकली क्या होता है, जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो वहां पे इंपेयरमेंट लॉस दिखाएंगे हम 40,000 का, और जो ओसीआई बनाएंगे उसमें रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारा 60,000 जो बना हुआ था उसमें से माइनस कर देंगे 60,000 और वो हो जाएगा 0। यस तान्या? तो इसमें जैसे इसमें बोले सेकंड प्लॉट ऑफ लैंड वाला, तो उसका कुछ नहीं करेंगे ना, क्योंकि नहीं, हमने वैल्यू वो ही गिराई रिवैल्यूएशन फर्स्ट सरप्लस उसके प्लॉट लिए की। है ना। क्या सर? वो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है दैट इज फॉर द सेकंड प्लॉट। हाँ, मतलब हम सेकंड का कुछ नहीं करेंगे इसमें। नहीं, क्योंकि सेकंड प्लॉट का रिवैल्यूएशन सरप्लस है, जब उसको सेल करेंगे तो उसके ओसीआई से एडजस्ट करेंगे। सर इसमें मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 360 से 260 हो गई है, मतलब 1 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस ऑलरेडी हो गया है, तो 60,000 तो ऑलरेडी उसमें है रिवैल्यूएशन सरप्लस में, तो उससे तो एडजस्ट वहां हो से एडजस्ट कर जाएगा। लेंगे। 40 जो बचा हुआ है वो में प्रॉफिट एंड और लॉस में लॉस बाकी करना जो, पड़ेगा। ठीक है सर, आ गया समझ। ठीक है, एनी अदर डाउट एनीवन हैव? यस तिलकी? सर मुझे सेक्शन सी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मतलब अब बेटर है पहले से, लेकिन इतने अच्छे से सॉल्व नहीं हो रहे। क्या सॉल्यूशन हो सकता है? प्रैक्टिस, द ओनली सॉल्यूशन तिलकी इज प्रैक्टिस। अगर सॉल्व नहीं हो रहे कोई बात नहीं, वी हैव एम्पल टाइम। जैसे मैंने बताया कि अगले 5 दिन तुम्हें रिवीजन करनी है, एंड आई सेड कि हर रोज एक सेक्शन सी का क्वेश्चन करना। यू कैन प्लान टू सॉल्व 2 सेक्शन सी क्वेश्चंस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगी उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। यस तिलकी? पहले से तो बेटर है कि अब सॉल्व तो होने स्टार्ट हो गए, पर बहुत मतलब सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो रही है मेरी उसमें प्रॉब्लम देखो, में। अगर सिली मिस्टेक्स हो रही हैं तो उसके लिए यू हैव टू थिंक कि क्यों सिली मिस्टेक हो रही है, क्या चीज है ऐसी जो बार बार गलत हो रही है। स्टेप बैक एंड रियलाइज, एंड उस पर फिर वर्किंग करो कि नहीं ये ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन डू एज मच प्रैक्टिस एज यू कैन। जब सर ज्यादा मुझे प्रैक्टिस करोगी तो और ज्यादा बेटर हो जाएंगी चीजें और सिली मिस्टेक्स कम हो जाएगी। एक और डाउट है, जैसे वर्किंग नोट है तो हम्म मैं क्या करती हूँ, कुछ वर्किंग नोट्स बहुत मतलब जो होते हैं ना कि मैं सॉल्व कर सकती हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं मिस कर देती हूँ, तो ये ड्रॉबैक तो नहीं होगा ना पेपर में? देखो, अगर वर्किंग नोट, वैसे वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं, लेकिन अगर कुछ वर्किंग नोट्स तुमने नहीं बनाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आधा 1 मार्क्स कट जाएगा। लेकिन अगर तुमने कैलकुलेशन सही करी है फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ओके, एनी अदर डाउट एनीवन हैव? सर मैंने एक क्वेश्चन भेजा है ग्रुप पे, एक बार आप देख लीजिए, बस मेरे को एक बार फॉर्मूला जानना है उसका, कि फॉर्मूला जो मैं बोल रही हूँ वो सही है। ओके, ठीक है, इसमें क्या करना है? सर इसमें डेप्रिसिएशन निकालना है, क्यूमुलेटेड। हमें बताना है टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बोथ मशीन क्या होगी हमारी। देखो, हमारा एक फॉर्मूला होता है। पहली बात, कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हम्म। और प्रॉफिट इज
सेल वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट, राइट? यस तो सर। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस था 90,000, प्रॉफिट ऑन सेल था 30 का, तो सेलिंग प्राइस है 90, प्रॉफिट ऑन सेल है 30, दैट मीन्स इसका कैरिंग अमाउंट कितना होगा? 60। यस सर। कॉस्ट है 120, कैरिंग अमाउंट है 60, तो इस पे जो आज तक की डेप्रिसिएशन लगी है वो लगी है 60,000। दूसरा एसेट है, इसमें सेलिंग प्राइस था 40 का और हमें 20,000 का लॉस हो गया। 20,000 का लॉस मतलब कैरिंग अमाउंट इसका ज्यादा होगा, तो कैरिंग अमाउंट 60,000। अगर मैं ये मेथड लगाऊं 20,000 ये नेगेटिव है, सेल वैल्यू इज 40,000 तो वो माइनस, ऐड हो जाएगा ना क्या? तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो हाँ एक्स जी। मेरा आ गया 60,000, दैट इज कैरिंग अमाउंट इज 60, कॉस्ट है 1 लाख, दैट मीन्स इसकी जो डेप्रिसिएशन है दैट इज 40,000, तो 60 प्लस 40 1 लाख इज द टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर ठीक है, तो मतलब इसमें ये एक फॉर्मूला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट और लॉस, ये हो सकता है? इसका मत रट्टा मारो जो इनका आंसर है, आई वुडंट सजेस्ट, जस्ट लर्न दीज इक्वेशन के कैरिंग अमाउंट कैसे निकलता है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट। ठीक है सर, ओके, आगे ये समझ। क्योंकि यही इक्वेशन हमने हर जगह पढ़ी है, वी विल यूज दिस इक्वेशन ओनली, नई नई इक्वेशंस पढ़ेंगे सो वी माइट गेट कंफ्यूज्ड। ओके सर, ओके। एनी अदर डाउट एनीवन हैव? ठीक है गाइस, तो बाकी इन बिटवीन तुम्हारे साथ मैं जो हमारा मेंटर है अमन के साथ तुम्हारे सेशंस भी होंगे, कल भी एक सेशन है, वो ज्वाइन करना। मैं भी कोशिश करूंगा, आई लुक फॉर, वैसे मैंने एग्जाम जो प्री मॉक है उसकी वीडियो बनानी है, अगर मुझे कोई नया क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन मिला तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, उसकी वीडियो बना दूंगा, या फिर इफ रिक्वायर्ड आई विल सॉल्व इट इन लाइव क्लास। यस तान्या? सर मेरे को एक डाउट पूछना था कि जो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट क्या होता है, जो हम डिसमेंटलिंग के टाइम पे ऐड करते हैं? अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट का सिंपल मतलब ये होता है कि देखो कोई भी चीज है उस पर इंटरेस्ट निकालना, सिंपल। अगर हम डिसमेंटलिंग कॉस्ट हमारी फ्यूचर में 1 लाख है, तो हमने उसको आज रिकॉर्ड किया हुआ लेट से 60,000 में प्रेजेंट वैल्यू पे, हर साल इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है दैट इज अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। सर। तो मतलब जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा डिसमेंटलिंग का, तो उसमें हम हर में ही अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट प्लस करेंगे? हाँ, कि हमारा जो इतनी हमने प्रेजेंट वैल्यू लिखी है इतना इंटरेस्ट हो गया, तो हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर अगले साल का दोबारा इस अमाउंट पे इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव, इस तरह से वी विल रीच टू 1 लाख। ठीक है सर, ओके। ठीक है गाइस, सर एक तो गाइस डाउट देखो पूछना ये था। यस क्वेश्चन। सर बोनस इशू के केस में मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है ग्रुप में, ओके, उसमें 3 मंथ्स क्यों चार्ज हुआ है जबकि 8 मंथ्स मतलब पहले इशू हुआ है बोनस शेयर्स? ये वाला क्वेश्चन यस सर। मुझे टाइम दो, मैं एक बार चेक करके तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? ओके सर। मुझे एक बार पूरा क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, मैं चेक करके लेट यू नो उसका पूरा, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं बोनस वाला चैप्टर मुझे खुद भी रिवाइज करना पड़ेगा मैं भी भूल जाता हूँ चीजें, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट नाउ, मैंने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे काम करना शुरू किया, तो मेरा दिमाग अभी वहां बहुत ज्यादा चल रहा है, बट मैं ये अभी चेक करके तुम्हें बता दूंगा आपका सर, ठीक है? सर आप एक ओके सर। लास्ट क्वेश्चन बता दो कि बहुत छोटा सा है, ग्रुप पे भेजा है। ओके, यस तान्या? तो इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा था। इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इन कंपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30th September? ओके, at 30th September closing inventory of the company has been incorrectly stated as 386400. The following items were included in the cost. 1000 items which had a cost of, देखो हमने सारी चीजें जो हैं वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करी हुई, तो पहले मैं करता हूं 386400, इसमें से जो इन दोनों आइटम्स की कॉस्ट है पहले तो मैं कॉस्ट ही हटाता हूं कि इनको निकाल दो यहां से, तो दैट मीन्स 1000 माइनस 1000 इंटू 18, मैंने इसको निकाल दिया यहां से। 5 items have been purchased for 100 each, that means 500 मैंने यहां से निकाल दिया, तो मेरी जो इन्वेंट्री, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ठीक मेरी है। जो इन्वेंट्री आ गई दैट इज इन दोनों को हटा के। अब मैं देखूंगा कि इन दोनों के केस में मुझे इसको कॉस्ट
और एनआरवी विच एवर इज लेस किस पे रिकॉर्ड करना है। जिस पे भी रिकॉर्ड करना होगा वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक तो है। पहले मैंने इन दोनों को जो बुक्स में कॉस्ट पे लिखा होता उसमें से हटा दिया। वो हम्म, हटाने के बाद देन उसमें जो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा एंड यू विल गेट द आंसर। इनका मत देखना, इनका बड़ा कंफ्यूजिंग है। दिस इज द राइट अप्रोच। तो मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें हम कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस उसको ऐड कर देंगे बस। हाँ, पहले तो मैंने टोटल स्टॉक में से जो कॉस्ट लिखी हुई है उसको हटा दिया। ठीक है। ठीक है ना। कॉस्ट, इससे क्या हुआ, मेरी ये वो इन्वेंट्री बची है जो रेगुलर इन्वेंट्री है, इनको हटा के। हम्म, उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि इनको जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए था वो वैल्यू मैंने ढूंढी। ठीक है सर, ओके, आ गया। उमार, तुमने जो क्वेश्चन मेरे को भेजा है एक बार ग्रुप में भी डाल दो। मैं कोशिश करता हूँ इस वीक इसकी वीडियो बना के या फिर इसका क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हारे को सारा एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है गाइस, तो आई एम एंडिंग द सेशन टुडे। आई टेल यू द रीजन बिकॉज आई हैव टू टेक माय डॉटर टू डॉक्टर। तो थोड़ा सा इसमें मुझे जल्दी निकलना है। आई विल शेयर दिस पीडीएफ विद यू गाइस टू स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू दिस जो भी इसमें लिखा है। एंड दिस इज द बेस्ट प्लानिंग दैट यू कैन डू फॉर द लास्ट 1 month एंड इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। तुम देखना तुम्हारे को बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हारे एग्जाम में। ये सारी चीजें फॉलो करना एंड ग्रुप में जो भी डाउट्स वगैरह है वो सारे आई टेक केयर। एंड बाकी जो भी तुम्हारे डाउट्स है ग्रुप में शेयर करना, आई सॉल्व ऑल योर डाउट्स। चलो बाय गाइस, टेक सर केयर। यस सर सर, इसकी पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ना प्लीज। आई जस्ट शेयर इट। मैं भूल जाता हूँ फिर, लेकिन मैं शेयर कर देता हूँ अभी पीडीएफ। F रिकॉर्डेड हाइब्रिड, ये लो मैंने भेज दी तुम्हारे को। यहाँ से यू कैन टेक अ प्रिंट आउट और प्रिंट आउट लगा के जहां भी तुम बैठते हो पढ़ते हो वहां पे इसको पेस्ट कर लो बस, सो दैट यू कैन कीप अ चेक ऑफ इट। चलो बाय गाइस, टेक केयर। हेलो। थैंक यू सर। ओके बाय। श्रेया, आई विल वर्क ऑन दैट। मैं ग्रुप में लिख दो इन दोनों, इसकी मैं वीडियो बना दूंगा। इंटरप्रिटेशन जो पेस्टिंग कंपनी है, आई विल मेक अ वीडियो, जस्ट राइट इन द ग्रुप। सर यस पार्थ, सर एक बहुत छोटी सी डाउट थी कि पूछो पूछो। जैसे आपने एकदम स्टार्टिंग में जो वीडियो बनाया था जिसमें आपने कहा था कि सेक्शन ए और बी में पार्शियल मार्किंग नहीं होती, हाँ, तो अगर कोई क्वेश्चन है सेक्शन बी का जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं 3 अटेम्प्ट करूंगा और मेरे को जिसमें डाउट है मैं वो छोड़ दूं तो भी पार्शियल मार्किंग नहीं होगी या उसके फिर भी नहीं, 0 ही मिलेंगे? सेक्शन बी में क्वेश्चन वाइज मार्किंग होती है। तो देयर आर 5 क्वेश्चंस। हम्म। एक केस में 5 क्वेश्चन होंगे। अगर तुमने 2 गलत कर दिए तो 2 में 0 मिलेंगे, 3 के तुम्हारे को मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अच्छा अगर एक सेक्शन 2 मार्कर क्वेश्चन है जिसमें यू हैव टू सिलेक्ट 3, तुमने 2 सही कर दिया, एक गलत, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर उसी केस में से जैसे सेक्शन ए में ट्रू एंड फॉल्स भी आते हैं, आधे आधे नंबर के 4 क्वेश्चन आ गए एक ही क्वेश्चन हाँ, के अंदर, अगर उसमें मैं 3 अटेम्प्ट करता हूँ, मेरे को चौथे में कंफ्यूजन है ट्रू या फॉल्स, उसको मैं यू विल छोड़ता गेट हूँ, 0, यू विल गेट अच्छा 0, ट्रू उसमें नहीं फिर भी मिलेगा। 0 मिलेंगे? ओके ओके, हाँ, थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर। चलो ओके गाइस, टेक केयर।